वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिब उल इस्लाम। आज के शो में अफगानिस्तान में अमन कॉन्फ्रेंस से ताज़ा तरीन अपडेट्स और इसके नताइज और असरात पर एक तज्ज़ियाकार से गुफ्तगू और अमरीकी जनरल पाकिस्तान की किस सम से मुतमईन, ये भी आपको बताएंगे आज के शो में। लेकिन और भी बहुत कुछ शामिल है आज के शो में, देखते हैं इसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। मुलाकात एक अमरीकी फौजी से जिसे नई जिंदगी की नवीद मिली एक साइंसी मोजज़े के जरिए। चलेंगे कराची में जुल्म का शिकार जानवरों के लिए कायम एक मुनफरिद शेल्टर होम में, और टेक सेगमेंट में काय से कैसे पैदा होती है तवानाई। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की आर्म सर्विसेज कमेटी की एक समाअत के दौरान अमरीकी सेंट्रल कमान के सरबराह जनरल जोसेफ वोटेल ने कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पहुँचने वाले नुकसान को तस्लीम किए जाने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं कैपिटल हिल पर मौजूद नीलुफर मुगल से। नीलुफर, बताइएगा कि पाकिस्तान के बारे में जनरल वोटेल ने मज़ीद क्या कहा। जी साकिब, अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल जोसेफ वोटेल ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हुदूद में दहशतगर्दों की जो महफूज पनागाहें हैं उससे मुतालिक अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे दहशतगर्दी से इतना ही नुकसान पहुंचा है जितना खित्ते या दुनिया के किसी दूसरे मुल्क को। पाकिस्तान ने अपनी सरहदों के अंदर दहशतगर्दी से निपटने के लिए बहुत से इक़दाम भी किए हैं, जिसकी वजह से इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल कुछ बेहतर है। हमारा नजरिया ये है कि इनसे राब्ता रखा जाए। हम इस ताल्लुक में एतमाद कायम करना चाहते हैं, इनसे खुलकर बात करना चाहते हैं ताकि इन्हें अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाने में सही सिमत में लाया जा सके। इसके लिए मेरा ख्याल नहीं कि कोई टाइमलाइन दी जा सकती है। और जब उनसे ये पूछा गया कि आया अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान की जानिब से ताउन की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है, तो कमांडर वोटेल का ये कहना था। I can't characterize the relationship as trustful at this particular point. इस मौके पर मैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुक को भरोसे वाला नहीं कहता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब मुस्बत इशारे नजर आना शुरू हो गए हैं। वो हमसे राब्ता रखे हुए हैं, वो हमें जमीनी सूरत हाल पर किए जाने वाले अपने इक़दामात से आगाह रखे हुए हैं। अगरचे ये इनकी हिकमत अमली में तब्दीली के लिए हमारे मुतालबे के हवाले से हतमी इक़दामात तो नहीं है, लेकिन मस्बत आसार जरूर हैं। But they are positive indicators. और कमांडर वोटेल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की जानिब से लिए जाने वाले इक़दाम से पता चलता है कि अमेरिका की उस खित्ते में पॉलिसी कारगर साबित हो रही है। उन्होंने काबुल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमन व मुफाहमत का सिलसिला जारी है, लेकिन तालिबान के साथ जो बातचीत है वो एक पेचीदा मामला है। जी साकिब। थैंक यू नीलू फॉर दीज अपडेट्स फ्राम कैपिटल हिल। और जहां जनरल जोसेफ वोटेल ने इस समाअत में अफगान अमन के लिए अब तालिबान के साथ मुफाहमत और उनके कौमी धारे में दोबारा इंजमाम की ज़रूरत पर बात की, वहीं अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने आज काबुल में दूसरी काबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की गैर मशरूत दावत दी है। सदर गनी ने तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात का मनसूबा पेश किया है, जिसके नतीजे में बिलाखिर तालिबान को एक सियासी जमात के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने जंगबंदी और कैदियों की रिहाई की तजावीज़ भी पेश की। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ और उनके भारतीय हम मनसब भी शरीक हैं, और इसके साथ साथ 25 मुल्कों के नुमाइंदे इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। पाकिस्तान के बारे में सदर अशरफ गनी का कहना था कि उनका मुल्क माजी को भुलाकर पाकिस्तान के साथ एक नए बाब का आगाज़ करना चाहता है और बातचीत के लिए तैयार है। काबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस की अपडेट्स के साथ इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं अमेरिका की वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आयशा तंजीम। आयशा, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पहले भी मुख्तलिफ सतहों पर कोशिशें हो चुकी हैं, पहले की कोशिशों और आज इस कॉन्फ्रेंस में क्या फ़र्क देख रही हैं आप? जी साकिब, पहले तो मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि तहमीना जंजुआ साहिबा ने जाना था मगर वो नहीं जा सकी, तो तस्नीम असलम पाकिस्तान की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। दूसरा, आपने कोशिशों की बात की, तो पहले की कोशिशों और इसमें जो सबसे बड़ा फर्क ये है कि इस दफा ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। सदर गनी के खिताब के फौरन बाद अफगान हुकूमत ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसमें बताया गया है कि तालिबान को सीज फायर के नतीजे में क्या फवायद हासिल होंगे, उसमें अफगान गवर्नमेंट का क्या हिस्सा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या हिस्सा है, आलमी इस्लामी दुनिया का क्या हिस्सा है, और फिर रीजनल कंट्रीज खासतौर पर पाकिस्तान का क्या हिस्सा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा है तालिबान को कि अगर वो जंग बंदी करते हैं तो उनको एक
सियासी जमात के तौर पर रिकग्निशन मिल सकती है, माना जाएगा। वो काबुल में अपना ऑफिस खोल सकते हैं। तालिबान लीडर्स के नाम जो आलमी सैंक्शंस लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में है, उनसे हटाने में अफगान हुकूमत मदद करेगी। उनको पासपोर्ट्स इशू किए जाएंगे। जो फाइटर्स जो जंग छोड़ देते हैं और जंगबंदी कर देते हैं, उनको नौकरियां देने में और सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने में हेल्प की जाएगी। फिर इसके साथ साथ आलमी बरादरी को ये कहा गया है कि वो इस एफर्ट में कैसे मदद कर सकते हैं, इकोनॉमिकली भी और दूसरे तरीकों से भी। और आपने जैसा कि कहा कि और इस्लामी दुनिया से कहा गया कि उसमें एक इंटेंस एक डायलॉग, एक बातचीत होनी चाहिए कि दहशतगर्दी किस तरह इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और फिर पाकिस्तान से कहा गया है कि वो अफगानिस्तान के साथ स्टेट टू स्टेट डायलॉग दोबारा शुरू करे और जो है वो पुरानी तमाम बातें भुला के नए सिरे से शुरू करे। तो अब तक ये सारी बातें जो बिहाइंड द सीन्स हो रही थी और पब्लिक स्पेस में ये पूछा जा रहा था कि जी अफगान गवर्नमेंट तालिबान को देगी क्या और वो क्यों मेज पर आए और उनको क्या फायदा हासिल होगा, तो ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये जो है ये दूसरे पुराने प्रोसेस से मुख्तलिफ है। आयशा तंजीम हमारे साथ थी इस्लामाबाद से। थैंक यू आयशा फॉर दीज अपडेट्स। और अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान हैदर न्यूआर्ट ने भी कहा है कि अगरचे अमेरिका अफगानिस्तान में अपना किरदार अदा करने को तैयार है, लेकिन अफगानिस्तान में क़याम अमन को मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए किया जाने वाला कोई भी फैसला या अमल खुद अफगानों की रहनुमाई में किया जाए। The Taliban, unfortunately, does not seem ready at this point to sit down and have conversations about peace talks. We hope eventually they will. बदकिस्मती से तालिबान इस वक्त अमन बातचीत के लिए आमादा नजर नहीं आते। हम उम्मीद करते हैं कि बिलाखिर वो आमादा हो जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में क़याम अमन का यही बेहतरीन रास्ता है। हम अफगानिस्तान की सूरत हाल का कोई फौजी हल नहीं देखते और आखिर में इस मसले का सियासी हल ही कामयाब हो सकता है, और वो तभी बेहतरीन होगा जब तालिबान मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे। Could have a role in that, but that is up to that's really up to Afghanistan, but it has to be Afghan-led and Afghan-led. अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान हैदर न्यूआर्ट का बयान हमने सुना। और काबुल में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस और इसके अहदाफ पर हम मज़ीद बात करेंगे सेंटर फॉर ग्लोबल स्ट्रेटजी से मुंसलिक कामरान बुखारी से। कामरान, वेलकम टू व्यू 360। एक और कॉन्फ्रेंस, बयानात और रद्द-ए-अमल, क्या इस अमन कॉन्फ्रेंस के नताइज माजी से कुछ मुख्तलिफ निकल सकेंगे? देखें, सवाल ये उठता है कि किस हद तक मुख्तलिफ होंगे। थोड़ा बहुत तो जो है फ़र्क पड़ता है हर मरहले पे, लेकिन अभी तक हमने ये देखा है कि बहुत ही जो है वो छोटे पैमाने पे तब्दीली आई है। तब्दीली बहुत ही स्लो है और इंक्रीमेंटल है। तो अगर कोई ये उम्मीद करके बैठा हुआ है कि भाई इसके बाद कोई किसी इनकलाबी तरीके से जो है सूरत हाल में तब्दीली आएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो इस बार अफगान हुकूमत को क्या उम्मीद मिली है कि तालिबान उनसे मुज़ाकरात के लिए मान जाएंगे, जो इतना गैर मशरूत मुतालबा उनका सामने आया है कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात का? देखिए, इसके दो जो है पहलू हो सकते हैं। पहला तो ये है कि उनकी अपनी जो बैक चैनल्स चल रहे हैं तालिबान के साथ, और फिर उनके जो बैक चैनल्स पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, तो वहाँ से उनको कोई शायद उम्मीद दिलाई गई हो कि भाई जो है अगर आप हमें यानी तालिबान को एक लेजिटिमेट नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट के तहत तस्लीम कर लेते हैं, तो फिर जो है हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। शायद तालिबान ने ये शर्त रखी है, शायद पाकिस्तान ने ये कहा हो कि भाई ये उनकी शर्त है, तो उनको हम राज़ी तभी कर सकते हैं कि अगर आप ये शर्त मान जाएं। तो मुझे ये लगता है, लेकिन ओवरऑल मुझे ये काबुल की जानिब से एक नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ रिलेटिव वीकनेस लग रहा है कि क्योंकि तालिबान इस वक्त फौजी लेवल पे जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हैं, तो ये और काबुल कमज़ोर है, तो ये पोजीशन ऑफ रिलेटिव वीकनेस के साथ जो है वो बातचीत का इफ्तिताह हो रहा है। तो माजी में तालिबान ने अफ़गान हुकूमत के ज़ेर साया किसी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार करते रहे हैं वो, तो कोई ऐसा हल जिसमें अफ़गान हुकूमत भी खुश हो, तालिबान भी टेबल पर आए और पाकिस्तान और ख़ित्ते के दूसरे मुल्कों के लिए भी काबिल कबूल हो, वो क्या हो सकता है? देखें, वो तो बहुत देर लगेगी उसमें, क्योंकि देखें ये जो है एक तरह से सियासी और मुआशरती एवोल्यूशन का हिस्सा है। देखिए, अभी पाकिस्तान के अंदर ऐसे इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं कि जो जमहूरी अमल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो पूरी तरीके से उनको वो नहीं आ पाए हैं। यानी मेन स्ट्रीम अगर पाकिस्तान में अभी तक पूरी तरीके से डिफाइन नहीं हुई, उसके ऊपर इख्तलाफ राय है, तो अफगानिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो और भी बहुत पीछे है, तो वक्त लगेगा। देखें, तालिबान जो है वो एक इंसर्जेंट मूवमेंट है, एक नॉन स्टेट आर्म्ड एक्टर है। उनका अचानक इस तरीके से सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट बनना जो है वो मुमकिन ही नहीं है। इसमें कई साल, कई दिहाइयाँ लग जाएंगी।
तो पाकिस्तान का आप क्या किरदार देख रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी खारजा भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर पाई, तो पाकिस्तान क्या संजीदा है और मामलात को आगे बढ़ाने जो वजारत खारजा है वो तो इम्प्लीमेंटेशन करती है पॉलिसी की। पॉलिसी जो है उसके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है और सियासी क़यादत है, किसी हद तक पार्लियामेंट है। तो चाहे ये फ़र्द वाहिद जो है वजारत खारजा से जो है रिप्रेजेंट करे या कोई और, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कुछ रिप्रेजेंटेशन हुई है तो ये उसके बगैर नहीं हुई कि उनको पीछे से जो है किसी किस्म की ग्रीन लाइट नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इसमें हिस्सा ले रहा है, लेकिन जैसे तमाम फरीक अमेरिका, काबुल, इस्लामाबाद और दीगर और जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो वन डे एट अ टाइम की पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का भी यही रवैया है। बिल्कुल कामरान, देखना है कि अब इनके नताइज क्या निकलते हैं और कॉन्फ्रेंस का जो क्लोजिंग अलामिया क्या आता है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इनसाइट। और ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला जारी रहता है हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपके लिए सेहत, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट के मौज़ूआत पर कई दिलचस्प मज़ामीन और वीडियोस मौजूद हैं। और प्रोग्राम में आगे चलकर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे अमेरिकी फ़ौजी से जिससे दोनों टांगों और बाजू खोने के बाद एक नई ज़िंदगी की नवीद मिली एक साइंसी मौजज़े के ज़रिए। और टेक सेगमेंट में आप देखेंगे कि कैसे काई से पैदा की जा सकती है बिजली। लेकिन पहले खबर नज़र डालते हैं कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरों पर वर्ल्ड व्यू में। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस शामी हुकूमत को कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से बाज रखने के लिए अपनी जमानत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक शामी हुकूमत और उसकी इत्तेहादी फौज गौता में पांव जमाने में कामयाब हो गई है, जबकि रूस का कहना है कि बागी गौता के इलाके में इमदाद की तरसील में रुकावट बन रहे हैं। नासा के 2 और रूस का एक खलाबाज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जमीन पर वापस लौट आए हैं। खलाबाजों का जहाज काजाकिस्तान के इलाके में उतरा। हुकाम के मुताबिक तीनों खलाबाज खैरियत से हैं, जिन्होंने खला में 334 दिन गुजारे। स्पेस स्टेशन में मौजूद बाकी खलाबाज मार्च के आखिर तक जमीन पर वापस आ रहे हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने बरतानिया और अमेरिका की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ पेश की गई करारदाद की मुज़म्मत करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका और बरतानिया यमन की सूरत हाल पर फिक्रमंद हैं तो उन्हें सऊदी अरब को तबाही फैलाने वाले बमों की फरोख्त रोक देनी चाहिए। बरतानिया की जानिब से पेश की गई इस करारदाद का मकसद ईरान को यमन में हौसी जंगजुओं को हथियारों की फराहमी रोकने में मुबैना नाकामी पर जवाबदेह ठहराना था। यूरोप के बेशतर ममालिक में शदीद सर्दी के बायस बर्फबारी और बर्फानी हवाओं का सिलसिला जारी है। हालिया हफ्ते को बरतानिया में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान सबसे सर्द हफ्ता रिकॉर्ड किया गया। बीस फ्रॉम द ईस्ट कहलाई जाने वाली सर्दी की लहर से जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली से सर्बिया और बोस्निया में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सर्दी की इस लहर के आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। भारत के शहर मुंबई में आज भारतीय अदाकारा श्रीदेवी की आखिरी रसूमात के मौके पर उनकी हज़ारों मद्दाह उनके आखिरी दीदार के लिए मुंबई की सड़कों पर जमा हैं, जहां भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सरकर्दा नाम भी शरीक हैं। उनकी आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर भी अदा की जा रही हैं। हमारे साथ हैं मुंबई में न्यूज़ 24 के ब्यूरो चीफ विनोद जगदाले। विनोद, हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया। बताइएगा कि इस वक्त क्या माहौल है मुंबई की सड़कों का और क्या जज्बात हैं लोगों के? देखिए, थोड़ी देर पहले ही अदाकारा यहाँ पर श्रीदेवी की मुखाग्नि उनको दे दी गई। मैं आपको मेरे कैमरामैन को बताना चाहता हूँ, ये वो नज़ारा है, ये विले पार्ले सेवा समाज हिंदू शमशान भूमि है। इसके बाहर ये जमावड़ा आप देख सकते हैं लोगों का। जब श्रीदेवी का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया तो करीब 1 लाख से भी ज्यादा उनके चाहने वाले लोग वहां पर मौजूद थे। बॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार यहाँ पर मौजूद थे। अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या फिर कतरीना कैफ हो और कई एक्ट्रेस यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा बिजनेस जगत से, बॉलीवुड जगत से, स्पोर्ट्स जगत से तमाम हस्तियां यहाँ पर पहुंची थी कि श्रीदेवी को आखिरी श्रद्धांजलि यहाँ पर देने के लिए। जी, और अगर देखा जाए आपके लोगों से कुछ बात हुई तो क्या जज्बात हैं लोगों के, कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं इस मौके पर? देखिए, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं जुटेगी। पिछले अगर बात से 2 साल पहले जब यहाँ पर राजेश खन्ना का इंतकाल हुआ था तब ऐसी भीड़ जुटी थी, तब उससे भी ज्यादा कई भीड़ आज यहाँ पर जुटी है। तमाम वो लोग यहाँ पर विनोद जगदाले हमारे साथ थे मुंबई से, जहां श्रीदेवी की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं।
थैंक यू विनोद फॉर योर टाइम। और अब चलते हैं और मिलते हैं रिटायर्ड मरीन कोर सार्जेंट जॉन पैक से, जो साल 2010 में अफगानिस्तान में एक धमाके के दौरान अपनी दोनों बाजू और टांगें गंवा बैठे थे, लेकिन हाल ही में उन्हें अतिया किए गए बाजू लगाए गए हैं और अब वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं। सार्जेंट जॉन पैक अपने नए बाजुओं को इस्तेमाल करने के आदी हो रहे हैं, लेकिन वो अक्सर उस खानदान के बारे में सोचते हैं जिसने अपने बेटे के मरने के बाद उसके बाजुओं का अतिया दिया। शुरू के कुछ लम्हे मैं खुश था, लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू किया तो मेरे एहसासात बदलने लगे और मैं खुश होने से ज़्यादा रंजीदा हो गया इस एहसास से कि किसी की मौत हुई थी। उस लम्हे मैंने खुद से हटकर उस शख्स के बारे में सोचना शुरू किया। ट्रांसप्लांट्स कोई नई चीज नहीं, बहुत से मरीज आज़ा की तब्दीली से मुस्तफीद होते हैं, लेकिन जॉन कहते हैं उनका केस मुख्तलिफ है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मुख्तलिफ होता है, उसे कराने वाले अपने जिस्म के अंदर नहीं देख सकते, लेकिन मैं हर रोज जब अपने हाथों को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ये किसी और के हाथ हैं, ये किसी और की कोहनी है, लेकिन अब ये मेरा मामूल बन चुका है। बाजुओं से महरूमी, फिर मसनूई बाजू और अब इंसानी बाजू लगने तक का ये सफर जॉन पैक के लिए तवील था, लेकिन उनकी थेरेपिस्ट उनकी सेहत में बेहतरी से मुतमईन है। जॉन के साथ मैं साल भर या इससे भी कुछ ज्यादा अरसे से काम कर रही हूँ। इनके बाजू को हिलाने की सलाहियत, ताकत और रोजमर्रा के कामों के काबिल होने के लिहाज से पेशरफ्त बहुत अच्छी रही है। इस अरसे में जब से हम साथ काम कर रहे हैं, हम इन्हें बतदरीज अपने बाजू का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। नतीजतन इनके काम करने की सलाहियत वापस आती जा रही है। वॉल्टर रीड अस्पताल में ऐसे बहुत से साबिक फौजी हैं जिनके आज़ा जंग में ज़ाया हो गए, लेकिन हर कोई ट्रांसप्लांट के लिए राजी नहीं होता। इसकी वजह है जिस्म के अज़ू रद्द करने का खदशा। जॉन जैसे मरीजों को इससे पैदा होने वाली पेचीदगियों से बचने के लिए 25-30 गोलियां रोजाना खानी पड़ती हैं, लेकिन वो अपने फैसले से खुश हैं। ये मेरे लिए फायदेमंद है क्योंकि मैं खुद मुख्तार होना चाहता हूँ और मैं अपने काम खुद करना चाहता हूँ। उनकी सर्जरी 60 डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट की मदद से 16 घंटे में मुकम्मल हुई, जिससे मैदान जंग में मौत को करीब से देखने वाले इस साबका फौजी को नई जिंदगी का एक मौका मिल गया है। यहिया बरजिंज के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। जहां पाकिस्तान समेत दुनिया के कई माशरों में ज़रूरतमंद इंसानों तक के लिए नाकाफ़ी सहूलियात का रोना रोया जाता है, वहीं कराची में एक ऐसा शेल्टर होम भी है जिसके मकीन वो जानवर हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं। आइए मिलते हैं इस एनिमल शेल्टर के मकीनों और इनके केयर गिवर्स से। ये कराची में अपनी नौयत का मुनफरिद शेल्टर होम है, जहां खिदमत की जाती है उन बेजुबान जानवरों की जिन्हें सड़कों पर बुरे सलूक का सामना रहता है। ये शेल्टर होम ऐसे जानवरों के जख्मों पर मरहम रखता है जो किसी हादसे में जख्मी या माजूर हो जाते हैं। वजिया 3 साल से यहाँ आवारा जानवरों की देखभाल कर रही हैं। वो कहती हैं शेल्टर होम में इस वक्त 300 से ज्यादा जानवरों को खुराक से लेकर इलाज तक सब मुहैया किया जाता है। यहाँ हमारे पास शेल्टर पे पूरा क्लिनिकल सेटअप है। हमारे पास 24/7 वेटरनरी डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। वो इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं एंड वंस दे हैव रिकवर तो हम उनको स्पे एंड न्यूटर करके वापस स्ट्रीट्स पे आइदर रिलीज कर देते हैं या फिर उनको एडॉप्शन के लिए रख देते हैं। जानवरों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इस शेल्टर होम की बुनियाद 2014 में रखी गई। एक दिन में 5 से 6 जानवरों को रेस्क्यू करके यहाँ लाया जाता है। शेल्टर होम के अखराजात एक फलाही तंजीम जानवरों के लिए दर्द रखने वालों के एहतियात से पूरा करती है।
अपने एंड से जितनी कोशिश कर सकते हैं हम लोगों में स्कूल्स वगैरह में जाते रहते हैं। स्कूल क्योंकि बेसिकली बच्चों की ही आपकी तरबियत वहीं से शुरू होती है, एडल्ट्स को तो हम इतना नहीं कर सकते। हम स्कूल में जाते हैं, अब इन्हीं जानवरों को लेकर जाते हैं, हम अपने एंड से जितनी अवेयरनेस फैला सकते हैं वी ट्राई लेवल बेस्ट। शफकत और मोहब्बत के साथ यहाँ जानवरों की नफ्सियात तब्दील की जाती है, फिर ये इंसानों से खौफ खाने के बजाय उनसे घुल मिल जाते हैं। कि जो एनिमल्स इस तरह की हालत में आते हैं वो अक्सर इतने डिप्रेस्ड होते हैं कि वो खाना पीना भी छोड़ चुके होते हैं, तो उनके साथ बैठ के उनको इतना प्रॉपर टाइम देना, उनके साथ हमें एक बंदा ऑब्वियसली रखना पड़ता है जो उनको थोड़ी बातचीत करे, उनको इतना यूज टू करवाए, एडजस्ट करवाए कि वो फिर अपनी नॉर्मल लाइफ के ऊपर वापस आ सकें। जो लोग मारते हैं इन्हें, ये बेज़बान है, ये कुछ भी नहीं कर सकते अपने सब उसमें, लेकिन प्यार करने में क्या जाता है? मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं जाता। जो भूखे हैं उन्हें खिलाने में क्या जाता है? इतना वेस्ट होता है खाना, वही थोड़ा बहुत खाना इन्हें दे दिया जाए। सड़कों पर रहने वाले या घरों से निकाल दिए गए इन जानवरों की यहाँ आने से पहले कोई अहमियत थी या नहीं, यहाँ आकर उनकी जिंदगी कीमती हो गई है। और आप ये रिपोर्ट देख रहे थे आयशा चंद्रेगर एनिमल शेल्टर से, जो हमने इससे पहले पेश की थी। और अब चलते हैं टेक्नोलॉजी सेगमेंट की तरफ। एलजी यानी इकाई का शुमार सादा तरीन पौधों में होता है जिसकी जड़, तना और पत्ते नहीं होते, लेकिन इससे तवानाई पैदा की जा सकती है। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने जिंदा एलजी पर मुश्तमिल एक ऐसा फ्यूल सेल बनाया है जो खुदरो है, अपने आप को ज़रूरत के तहत ढाल सकता है और आज की ताकतवर बैटरियों से भी ज़्यादा मुअस्सर साबित हो सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। एलजी जब पानी पर जमती है तो इसकी बू नागवार होती है और बाज़ औक़ात ये जहरीली भी हो सकती है, लेकिन यही एलजी एक जिंदा पौधा है जो आम पौधों की तरह ज़ियाई तालीफ के अमल से भी गुजरता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इसी अमल की मदद से एलजी से तवानाई पैदा की है। हमने साबित किया कि हम एलजी के 1 मुरब्बा मीटर से 1/2 वाट बिजली पैदा कर सकते हैं। साइंसदानों ने ऐसे सेल्स बनाए हैं जो ज़ियाई तालीफ के अमल की नकल करते हैं, यानी ऐन उसी तरह काम करते हैं जिस तरह पौधे सूरज की रोशनी से तवानाई बनाते हैं। ये काम 2 मरहलों में होता है। पहला चार्जिंग, जिसमें रोशनी से इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और दूसरा तवानाई की तरसील, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को बरकी सर्किट के अंदर भेजा जाता है। इसी तरह जैसे एक बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स को मुनफी से मस्बत के एक बरकी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रोड्स के इस्तेमाल से हरकत दी जाती है और इस हरकत से बिजली पैदा की जाती है। इस टेक्नोलॉजी में चार्जिंग के अमल में एलजी को धूप में रखना होता है, जबकि तवानाई की मुंतकली के लिए सूरज की रोशनी दरकार नहीं होती, और तवानाई जमा करने के अमल में वो बहुत कम ज़ाया होती है, जो इस पूरे अमल को बाकफायत भी बनाती है। कैम्ब्रिज के माहिरीन कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ऐसे ममालिक के लिए कारआमद है जहां सूरज भरपूर अंदाज में चमकता हो लेकिन बिजली का बहरान हो। टेक्नोलॉजी ने जहां ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की की, वहीं फ़ैशन की दुनिया भी इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकी, क्योंकि अब ड्रोन्स ने भी शुरू कर दी है मॉडलिंग। मिलान फैशन वीक 2018 में इटालियन फैशन ब्रांड डोल्चे एंड गबाना ने अपने बैग्स की नुमाइश के लिए इंसानी मॉडल्स के बजाय ड्रोन्स का इंतखाब किया और हवा में उड़ते ड्रोन्स ने मुख्तलिफ बैग्स दिए रैंप पर जलवे बखेरे। और ड्रोन्स की इस फ्लाइंग कैटवॉक को बेहतरीन बनाने के लिए फ़ैशन शो की शुरुआत से अपने मोबाइल फ़ोन्स का वाईफाई बंद करने को कहा गया ताकि ड्रोन्स की परवाज़ में कोई खलल न पड़े। शायकीन का कहना है कि कुछ देर के लिए वो वाकई भूल गए कि इन ड्रोन्स के हाथों में किसी किस्म के बैग्स हैं, उन्हें तो बस मॉडलिंग करते हुए ये ड्रोन्स नज़र आ रहे थे। बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलान फैशन वीक का। ये था आज का व्यू 360 और हमारा और आपका रब्ता कायम रहता है facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। साकिबुल इस्लाम को आज के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे।